दोस्तों, थिंक आईएएस में आपका बहुत बहुत स्वागत। आज हम स्वामी दयानंद जी की जीवनी पर चर्चा करेंगे। महर्षि दयानंद जी का जन्म 1824 में टंकारा में हुआ। उनका गांव गुजरात में था। उनके बचपन का नाम मूल शंकर था। उनके गुरु का नाम बिरजानंद स्वामी था और उनकी किताबें सत्यार्थ प्रकाश, पाखंड खंडन, वेद भाष्य भूमिका, अद्वैत मत का खंडन। अब हम इनके सामाजिक चिंतन के बारे में विचार करते हैं। अपने ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी ने 4 आश्रमों अर्थात ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास संबंधी विवेचन में अपने सामाजिक विचारों को प्रकट किया है। वे समाज और सरकार के कार्य क्षेत्र में कोई अंतर नहीं मानते। सामाजिक व्यवस्था को उन्होंने शासन व्यवस्था का ही अंग माना तथा दोनों के क्रियाकलाप अन्योन्यश्रित रखे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र द्वारा नियमित किए जाएं तथा राज्य यह देखे कि सब अपने उत्तरदायित्व का वहन ठीक से करते रहें। स्वामी दयानंद व्यक्ति और समाज को एक दूसरे का पूरक मानते थे। उनके अनुसार व्यक्ति का सर्वांगीण विकास समाज में रहकर ही संपन्न हो सकता है और विकास का लाभ समाज के प्रत्येक सदस्य को प्राप्त होना चाहिए। भारतीय समाज में विद्यमान ऊंच नीच की भावना को देखकर उनके हृदय में बड़ा आघात पहुंचता था। दयानंद सरस्वती जी वेदों के आधार पर हिंदुओं के वर्णाश्रम धर्म का समर्थन करते थे, लेकिन जाति प्रथा और छुआछूत की उन्होंने कटु आलोचना की। उनके अनुसार वर्ण निर्धारण करने की कसौटी जन्म नहीं बल्कि किसी विशिष्ट कार्य को करने की मानसिक क्षमता है। दयानंद का मत था कि वर्ण का सिद्धांत अनेक सामाजिक और व्यावसायिक संघर्षों का समाधान कर सकता है। जन्म के आधार पर जाति प्रथा के विरोध में आवाज़ उठाकर स्वामी दयानंद ने दलित वर्ग के सामने निश्चय ही एक नवीन आशा की लहर बिखेरी और उन्हें विश्वास होने लगा कि अब वे सुकर्म करके समाज में अपने आप को ऊंचा उठा सकते हैं। दयानंद के सामाजिक विचारों में प्रमुख क्रांति विचार दलित जातियों के उत्थान का है। उन्होंने कहा कि शूद्र वेदाभ्यास का उसी प्रकार अधिकारी है जैसे अन्य वर्ग। शूद्रों के उत्थान के लिए उन्हें वैदिक संस्कारों से युक्त करने तथा उन्हें हिंदू समाज में प्रतिष्ठित पद दिलाने का उनका प्रयास अत्यंत प्रशंसनीय है। मूर्ति पूजा को उन्होंने वेद विरुद्ध और धर्म विरुद्ध बतलाया। उन्होंने मूर्ति पूजा के समर्थकों को शास्त्रार्थ में पराजित किया और बहुत से मूर्ति पूजक विद्वान उनके शिष्य बन गए। दयानंद ने नारी गरिमा का समर्थन किया और हिंदू समाज में प्रचलित इस धारणा का खंडन किया कि नारी पुरुष के समान नहीं है। नारी के सामाजिक जीवन पर लगे अनुचित प्रतिबंधों को उन्होंने निंदा की और स्त्री जाति को मातृशक्ति के रूप में पूजने पर बल दिया। वेदों के अध्ययन से स्त्रियों को अलग रखना उनकी दृष्टि में सर्वथा अनुचित था। उन्होंने बाल विवाह का घोर विरोध किया और यह विचार रखा कि 16 वर्ष से कम आयु वाली स्त्री और 25 वर्ष से कम आयु वाले पुरुष गर्भाधान की योग्यता नहीं रखते और इन नियमों के विपरीत चलने वाले दुख के भागीदार होते हैं। विवाह के संबंध में स्वामी दयानंद ने विवाह करने वालों की स्वतंत्रता को स्वीकारा और मतानुसार विवाह में योग्य वर और कन्या स्वयं स्वतंत्र निर्णय द्वारा अपने जीवन साथी का चुनाव करे। माता पिता द्वारा यदि संबंध तय किया जाए तो वर कन्या की सलाह अवश्य ली जाए। अब इनके राजनैतिक विचार पर चर्चा करते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने राजनैतिक विचारों का वेद सम्मत दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। वे राजनीति को वेद प्रदत्त शास्त्र के रूप में मानते थे। उनके प्रमुख राजनैतिक विचार इस प्रकार हैं। दयानंद और भारतीय राष्ट्रवाद। दयानंद भारतीय राष्ट्रवाद के अनन्य पुजारी थे। उन्होंने ऐसे समय भारतीय राष्ट्रवाद में प्राण फूके और देशवासियों को नवजागरण का संदेश दिया जब भारत पर ब्रिटिश साम्राज्य का शिकंजा कसता ही जा रहा था और ईसाई सभ्यता देश की पुरातन संस्कृति पर छाती जा रही थी। इस विकट समय में दयानंद सरस्वती जी ने हिंदू पुनरुत्थान के उग्र प्रवक्ता के रूप में कार्य किया और उन्होंने भारतीय संस्कृति में महात्मा के गीत गाए।
स्वामी दयानंद ने भारतीयों के हृदय में यह भाव भरने का अथक प्रयास किया कि आर्य लोग ही ईश्वर के वे लोग हैं, वेद ही उनकी वाणी और भारत ही ईश्वर का प्रिय देश है। दयानंद का विश्वास था कि विदेशी तत्वों को मुंहतोड़ उत्तर देने, हिंदू धर्म और अपनी संस्कृति की महानता स्थापित करने और देशवासियों में स्वाभिमान जागृत कर उठ खड़े होने की प्रबल लहर पैदा कर देने में हिंदू देशवासियों और भारत का कल्याण है। हिंदू पुनरुत्थानवाद के माध्यम से भारतीय राष्ट्रवाद को जगाने के लिए उन्होंने अविवेक, अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से डटकर लोहा लिया। दयानंद सरस्वती जी ने लोगों में स्वाभिमान की भावना जागृत की। उन्होंने उनको मानसिक रूप से चेताया, उनमें अपनी गौरवशाली अतीत के प्रति उत्साह जगाया और इन सभी बातों से भारतीय राष्ट्रवाद को संबल दिया। उन्होंने अपने ओजस्वी विचारों से देश को मानसिक जड़ता से मुक्ति दिलाने का अथक प्रयत्न किया। भारतीय राष्ट्रवाद के उत्थान की देश में यह एक बहुत ही दूरदर्शी और प्रेरणापूर्ण कदम था। भारतीय राष्ट्रवाद के जागरण में दयानंद जी ने उस युग में भारत के लिए एक संकल्प भाषा की कल्पना राष्ट्रवाद के रूप में प्रदान कर ली थी। भारत की प्रादेशिक भाषाओं की एक लिपि होने की कल्पना भी सर्वप्रथम स्वामी दयानंद जी के दूरदर्शी मस्तिष्क में उत्पन्न हुई थी। गांधी जी और सरदार पटेल से भी पहले स्वामी दयानंद जी ने गुजरात में यह आवाज़ लगाई कि राष्ट्रीय एकता के लिए हिंदी का पूरे देश में प्रचलन आवश्यक है। दयानंद जी का कहना था कि देश में एक भाषा, एक धर्म और वेदभूषक को महत्व नहीं मिलेगा, उनकी एकता बराबर लड़खड़ाती रहेगी। भारतीय राष्ट्रवाद को प्रोत्साहन देने के लिए स्वामी जी ने स्वदेशी के हिमायत की और उन्होंने विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करने का प्रयत्न किया। उन्होंने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना प्रत्येक व्यक्ति का एक धार्मिक कर्तव्य बताया। उन्होंने भारतीयों को निर्भीकता का पाठ पढ़ाकर विदेशी प्रभुत्व से टक्कर लेने की शक्ति दी। भारतीय राष्ट्रवाद और आर्य समाज। स्वामी दयानंद द्वारा स्थापित आर्य समाज का एक साथ ही धार्मिक, सामाजिक और राष्ट्रीय पुनर्जागरण का आंदोलन था। स्वराज्य के विभिन्न साधनों का क्रियान्वयन आर्य समाज के राष्ट्रीयवादिता की सच्ची अभिव्यक्ति है। स्वदेशी प्रचार, बहिष्कार आंदोलन, राष्ट्रीय शिक्षण परंपरा, गुरुकुल प्रणाली, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन, समाज सुधार कार्यक्रम, दलितोद्धार, अस्पृश्यता निवारण, वर्ण व्यवस्था एवं जाति प्रथा निषेध आदि को आर्य समाज ने ऐसे ठोस रचनात्मक कार्यक्रम का रूप प्रदान किया जिससे राष्ट्रीय आंदोलन का प्रसार जनसाधारण तक संभव हो सका। समूचा आर्य समाज आंदोलन स्वधर्म, स्वदेशी, स्वराज्य और स्वभाषा इन 4 स्तंभों पर आधारित रहा। धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से आर्य समाज ने भारतीय राष्ट्रवाद को एक निश्चित मोड़ दिया। आर्य समाज द्वारा प्रचारित स्वदेशी कार्यक्रम के फलस्वरूप भारत की राजनीति में उग्रवादी विचारधारा का उदय हुआ। लोकतंत्र संबंधी विचार। दयानंद सरस्वती जी लोकतंत्रवादी थे। लोकतांत्रिक आदर्शों पर आधारित प्राचीन भारत की राजनैतिक परंपरा में उनकी पूर्ण निष्ठा थी। लोकतंत्र के प्रति उनके अनुराग का पता निम्न तथ्यों से लगता है। जैसे आर्य समाज में दयानंद जी ने स्थापना की और उसका संगठन चुनाव पर आधारित रखा। आर्य समाज के सभी पदाधिकारी निर्वाचित होते थे। निर्वाचन के सिद्धांतों को अपनाना हिंदू धार्मिक व्यवस्था में एक क्रांतिकारी कदम था। डॉक्टर विजेंद्र पाल सिंह के अनुसार जनतंत्र सिद्धांत पर आधारित आर्य समाज की विशिष्टता ने देश में लोकतांत्रिक विचारों और शासन प्रणाली को बल दिया। आर्य समाज ने जाति को जन्म न मानकर गुण, कर्म और स्वभाव के अनुकूल माना। दूसरे समाज के संगठन में चुनाव द्वारा प्रतिनिधित्वात्मक प्रणाली को वरीयता दी। दयानंद सरस्वती जी ने जिस आदर्श राजतंत्र की रूपरेखा प्रस्तुत की, उसकी सरकार के सभी स्वीकृत और विधिक अंगों के निर्माण के लिए उन्होंने निर्वाचन के लोकतांत्रिक सिद्धांत को स्वीकार किया। उन्होंने धर्मार्थ सभा, विद्यार्थ सभा तथा राजार्थ सभा
नामक 3 निकायों के संगठन तथा कार्य निश्चित किए। इन निकायों को नियंत्रित एवं संतुलित करने का सिद्धांत इसका पालन करना था, यानी इन निकायों को नियंत्रण और संतुलन के सिद्धांतों का पालन करना था। स्वामी दयानंद जी के अनुसार इसका आशय यह था कि किसी एक व्यक्ति में चाहे वह कितना ही अच्छा क्यों न हो, सत्ता केंद्रीभूत नहीं होनी चाहिए, यानी वो निरंकुश नहीं होना चाहिए। राजा को निरंकुश सत्ता नहीं दी जानी चाहिए। राजा को परिषद की अध्यक्षता करनी चाहिए तथा उसे अपनी इच्छाओं को परिषद की इच्छाओं के अधिक नहीं रखना चाहिए। परिषद को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। राजा और परिषद दोनों को ही जनता की इच्छा का सम्मान करना चाहिए। दयानंद जी ने जनता से स्वतंत्र राजा को उपयुक्त नहीं बतलाया है। अकेला स्वाधीन और उन्मुक्त राजा प्रजा का नाशक होता है। उन्होंने न्यायप्रिय शासन की कल्पना और कामना की। उन्होंने अमर्यादित दंड की व्यवस्था नहीं की। दयानंद जी ने स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व के आधारभूत लोकतांत्रिक सिद्धांतों में पूरा विश्वास प्रकट किया। पूर्ण स्वराज की मांग स्वामी दयानंद जी ने स्वराज्य से लगभग 90 वर्ष पूर्व सच्चे स्वराज का स्वरूप प्रस्तुत किया था। सत्यार्थ प्रकाश के अष्टम समुल्लास में महर्षि ने लिखा, दुर्दिन जब आता है तब देशवासियों को अनेक प्रकार का दुख भोगना पड़ता है। कोई कितना ही करे, जो स्वदेशी राज्य होता है वह सर्वोपरि होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना सत्यार्थ प्रकाश के उपर्युक्त उद्धत वाक्यों के लगभग 10 वर्ष पीछे हुई। हेनरी कैंपबेल वैनरमैन से वर्षों पूर्व उन्होंने स्वशासन को मनुष्य का जन्म सिद्धांत और जन्मसिद्ध अधिकार घोषित किया। उदार राष्ट्रवाद के प्रवर्तकों की इस धारणा की ब्रिटिश सरकार सर्वोत्तम प्रशासन है की आलोचना में समय नष्ट न करते हुए उन्होंने सीधे शब्दों में स्वराज या स्वराज्य में अपना अंतर स्पष्ट किया। स्वराज और स्वराज में अंतर स्पष्ट किया। स्वामी दयानंद द्वारा उस समय स्वदेशी राज्य और स्वराज्य की बात करना, जब देश राजनीतिक तौर पर इतना अपरिपक्व था, विशेष महत्वपूर्ण है। जिन आदर्शों पर कांग्रेस 20वीं सदी के प्रथम चरण की समाप्ति पर पहुंच सकी, आर्य समाज 55 वर्ष पूर्व अपने जन्म के साथ ही खड़ा था। दयानंद जी की स्वराज्य संबंधी धारणा ने भारतवासियों को यह चेतना प्रदान की कि जनता में सामाजिक तथा आर्थिक सुधारों को लाने के लिए राजनीतिक स्वायत्तता आवश्यक शर्त है। ग्राम प्रशासन स्वामी दयानंद की राजनीतिक व्यवस्था का सार लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है। वे ऐसी राज्य व्यवस्था के समर्थक हैं जिनकी इकाई गांव हो। उनके अनुसार 2, 3, 5 और 100 ग्राम उनको मिलाकर एक राज्य स्थान रखे, जिसमें यथा योग्य राजकीय कर्मचारी निगरानी के लिए नियुक्त किए जाएं। एक एक ग्राम में एक एक प्रधान पुरुष को रखे। उन्हीं 10 ग्रामों के ऊपर दूसरा, उन्हीं 20 ग्रामों के ऊपर तीसरा और उन्हीं 100 ग्रामों के ऊपर चौथा, उन्हीं सहस्त्र ग्रामों के ऊपर 5वां पुरुष रखे। अर्थात आजकल एक ग्राम में एक पटवारी, उन्हीं 10 ग्राम में एक थाना और 2 थानों में एक बड़ा थाना और उन 5 थानों में एक तहसील और 10 तहसीलों पर एक जिला नियत किया जाता है। स्वदेशी स्वामी दयानंद स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग धार्मिक कर्तव्य समझते थे। अपनी राजस्थान यात्रा के दौरान जब वह जोधपुर पहुँचे तो उन्होंने महाराजा से अपने राज्य में उत्पन्न होने वाले स्वदेशी कपड़े के उद्योग की सहायता करने की सलाह दी। जिस भावना से प्रेरित होकर महर्षि ने स्वदेशी का नारा दिया था, 1905 में बंग भंग से उत्पन्न परिस्थितियों ने देशवासियों के समक्ष उसकी उपयोगिता स्पष्ट कर दी। कांग्रेस द्वारा स्वदेशी कार्यक्रम अपनाए जाने से वर्ष पूर्व ही आर्य समाज के प्रचार कार्यकर्ता इसके प्रचार प्रसार में जी जान से जुटे थे। यह उस संपूर्ण असहयोग आंदोलन की पूर्व सूचना थी जिसने 20 वर्ष बाद
सारे देश को झकझोर दिया। राज्य का कल्याणकारी रूप। दयानंद के राज्य संबंधी विचार एक पुलिस राज्य की कल्पना पर आधारित न होकर पूर्णतया लोक कल्याणकारी हैं। राज्य के कार्य में अनाथ, अपाहिज और समाज के निम्न वर्ग के व्यक्तियों के संरक्षण का समावेश उन्हें कल्याणकारी राज्य की धारणा के निकट ला देता है। शिक्षा संबंधी विचार। दयानंद ने शिक्षा को मानव जीवन का संपूर्ण और महत्वपूर्ण ध्येय माना। उनके अनुसार संसार में जितने दान हैं उन सब में वेद विद्या का ज्ञान अति श्रेष्ठ है। उनके शिक्षा संबंधी विचार वैदिक परंपरा के औसत हैं। वे शिक्षण संस्थानों को गुरुकुल प्रणाली के आधार पर संगठित करना चाहते थे, जहां विद्यार्थियों का रहना आवश्यक था। नगर या ग्राम से कम 5 मील दूर आवासीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना का उनका उद्देश्य था। इन शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों को उनकी शिक्षा पूरी होने तक रखा जाए, इस बात के वे पक्षपाती थे। गुरुकुल में विद्यार्थियों के पारिवारिक आर्थिक स्तर के आधार पर कोई भेदभाव न किया जाए, यह बात वो हमेशा कहते रहते थे। उन्होंने स्त्रियों और शूद्रों की शिक्षा पर विशेष बल दिया। स्त्रियां शिक्षित होंगी तो उनकी संतानें भी सुशिक्षित होंगी और वे गृहस्थाश्रम को आनंदित बनाएंगी। पुरुषों की शिक्षा 22 वर्ष तक उन्होंने रखी, जिसमें पुस्तकों के अध्ययन के साथ साथ शारीरिक विकास भी आवश्यक माना गया है। विद्यार्थियों की सात्विक प्रवृत्ति का विकास एवं ब्रह्मचर्य पालन शिक्षा का अनिवार्य आवश्यकता थी। शिक्षकों के लिए विद्वता, सच्चरिता और सच्चा चरित्र एवं संयम का उच्च मापदंड निर्धारित किया गया है, ताकि उनके जीवन से विद्यार्थियों को सही प्रेरणा मिल सके। आर्य समाज द्वारा स्थापित शिक्षण संस्थाएं, गुरुकुल और डीएवी कॉलेज वस्तुतः स्वामी दयानंद के सच्चे स्मारक हैं। भारतीय चिंतन में स्वामी दयानंद जी का योगदान। स्वामी दयानंद भारतीय राष्ट्रवाद के आध्यात्मिक पैगंबर थे। हिंदू धर्म व हिंदू समाज में उन्होंने जो क्रांति पैदा की, उसकी तुलना उस क्रांति से की जा सकती है जो मार्टिन लूथर ने ईसाई धर्म में की थी। उनके राजनीतिक विचारों से पता चलता है कि वे कोरे सन्यासी नहीं थे, अपितु एक महान समाज सुधारक तथा कट्टर देशभक्त भी थे। उन्होंने परोक्ष रूप से स्वतंत्र राजनीतिक जीवन की नींव डाली। उन्होंने चरित्र निर्माण, नैतिक शिक्षा, शुद्धता और ब्रह्मचर्य पर विशेष बल दिया। उन्होंने वैदिक स्वराज्य का गुणगान किया। यद्यपि वे देश को स्वतंत्र देखना चाहते थे, किंतु वे खुलकर ब्रिटिश साम्राज्य की भर्त्सना न कर सके। अतः उन्होंने स्वराज्य के सिद्धांत का प्रतिपादन करके ही संतोष कर लिया। वेदों में स्वराज्य की जो धारणा मिलती है, उसका अभिप्राय है शांति, समृद्धि, स्वतंत्रता तथा प्रचुरता का साम्राज्य। स्वराज्य के सिद्धांत की शिक्षा देकर दयानंद ने भावी स्वतंत्रता की नींव तैयार कर दी।